अगर आज हम इंडिया चाइना रशिया इक्वेशन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इकोनॉमी और ट्रेड से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का असली खेल वही कंट्रीज खेलते हैं जिनके पास इकोनॉमिक और मिलिट्री मसल हो। आज इंडिया चाइना ट्रेड का साइज है लगभग $115 बिलियन से भी ज्यादा। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इंडिया की इंपोर्ट्स चाइना से बहुत हैवी है, जबकि एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली कम। इसका मतलब है डिपेंडेंसी काफी हाई है। दूसरी तरफ इंडिया रशिया का डिफेंस और एनर्जी रिलेशनशिप एकदम अलग लेवल पर है। पिछले कुछ सालों में सिर्फ डिफेंस डील्स ही $45 बिलियन से ज्यादा वैल्यू की रही है। इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम्स, फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन लीसिंग तक शामिल है। एनर्जी फ्रंट पर भी इंडिया अब रशियन क्रूड ऑयल का टॉप 3 बायर बन चुका है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2022 के बाद से इंडिया ने रशिया से क्रूड इंपोर्ट्स को 5 टाइम्स बढ़ा दिया। अब रशिया चाइना को देखें तो उनका बायलेटरल ट्रेड $200 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। चाइना रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी बायर है, खासकर नेचुरल गैस और ऑयल में। पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन से लेकर नए LNG प्रोजेक्ट्स तक रशिया चाइना एनर्जी एक्सेस एक सॉलिड अल्टरनेटिव बना रहा है वेस्टर्न सैंक्शंस के बीच। अगर हम GDP कंपेयर करें तो चाइना की इकोनॉमी साइज है अराउंड $18 ट्रिलियन, इंडिया की है अराउंड $3.7 ट्रिलियन और रशिया की है अराउंड $1.9 ट्रिलियन। कंबाइंड टोटल बनता है करीब $23 ट्रिलियन, जो ग्लोबल GDP का करीब 20% है। मतलब अगर ये 3 कंट्रीज एक साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करें तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ब्लॉक होगा जो इजीली वेस्टर्न अलायंसेस को काउंटर कर सकता है। डिफेंस बजट्स भी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देते हैं। चाइना स्पेंड्स मोर देन $220 बिलियन पर ईयर ऑन डिफेंस, जो सिर्फ अमेरिका के बाद सेकंड हाईएस्ट है। इंडिया का डिफेंस बजट है करीब $70 बिलियन और रशिया ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अराउंड $80 बिलियन स्पेंड करता है। हालांकि यूक्रेन वॉर की वजह से एक्चुअल स्पेंडिंग और भी ज्यादा मानी जाती है। कंबाइंड मिलिट्री स्पेंडिंग $370 बिलियन से ऊपर जाता है, जो पूरे नाटो के बाद सबसे बड़ा क्लस्टर बनाता है। ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाते हैं कि यूरेशिया का ये ट्रायंगल इंडिया, चाइना और रशिया सिर्फ रीजनल एक्टर्स नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस को शिफ्ट करने वाले प्लेयर्स हैं। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। एक तरफ ट्रेड और एनर्जी कोऑपरेशन है, दूसरी तरफ बॉर्डर टेंशंस और स्ट्रैटेजिक मिसट्रस्ट भी है। इंडिया चाइना रिलेशंस साइमल्टेनियसली पार्टनरशिप और राइवलरी दोनों है। रशिया इंडिया ट्रेडिशनली एलाइज रहे हैं, लेकिन रशिया चाइना की ग्रोइंग फ्रेंडशिप ने इंडिया के लिए इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अमेरिका और उसके इंडो पैसिफिक एलाइज इस गैप को और वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की सिचुएशन को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पास्ट में ये रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए, किस तरह ऑन ऑफ ऑन साइकिल चलता रहा और किस तरह फ्यूचर में ये इक्वेशन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा। अगर आज के जियोपॉलिटिक्स को समझना है तो हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि पास्ट में इंडिया, चाइना और रशिया के रिलेशंस कैसे रहे। ये तीनों कंट्रीज का इतिहास सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल डायनामिक से जुड़ा हुआ है। 1. इंडिया रशिया सोवियत यूनियन एरा टू प्रेजेंट। इंडिया और रशिया पहले सोवियत यूनियन का रिलेशनशिप एकदम यूनिक रहा है। जब 1950 के बाद दुनिया 2 कैंप्स में बंट रही थी, एक साइड पर अमेरिका और नाटो, दूसरी साइड पर सोवियत यूनियन, तब इंडिया ने ऑफिशियली नॉन अलाइंड मूवमेंट चूज किया। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया का टिल्ट USSR की तरफ रहा। डिफेंस सेक्टर में ये सबसे ज्यादा विजिबल है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 1970 से लेकर 2000 तक इंडिया के अराउंड 70% डिफेंस इंपोर्ट्स USSR से आए। इसमें मीजी फाइटर जेट्स, सुखोई एयरक्राफ्ट्स, T-72 और T-90 टैंक्स, किलो क्लास सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 1988 में सोवियत यूनियन ने इंडिया को पहला न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर दिया, जो किसी भी दूसरे देश के साथ USSR ने नहीं किया था। इकोनॉमिक रिलेशंस भी स्टेडली बढ़े।
1980s में इंडिया यूएसएसआर ट्रेड लगभग 5 बिलियन रूबल्स एनुअली तक पहुंच गया था। उस टाइम ये एक बहुत बड़ी वैल्यू थी। पेमेंट सिस्टम भी यूनिक था, रुपी रूबल ट्रेड सिस्टम। इससे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर कम करने में मदद मिली। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद सिचुएशन बदल गई। रशिया के पास इकोनॉमिक क्राइसिस थी और इंडिया ने लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। उस टाइम ट्रेड वॉल्यूम काफी लो हो गया, लेकिन 2000 ऑनवर्ड्स डिफेंस और न्यूक्लियर कोऑपरेशन फिर से डीप हुआ। 2001 में दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया। 2010 में इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट किया। आज तक इंडिया के पास जितने भी मेजर वेपन सिस्टम्स हैं, उनमें से अराउंड 60% रशियन ओरिजिन के हैं। ये पास्ट का इतना गहरा इम्प्रिंट है कि आज भी डिफेंस डिपेंडेंसी हाई बनी हुई है। दो इंडिया चाइना, फ्रॉम फ्रेंडशिप टू वॉर एंड अनईजी पीस। इंडिया चाइना का रिलेशनशिप हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहा है। 1950s में दोनों ने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगन आया। दोनों कंट्रीज न्यूली इंडिपेंडेंट थी और एंटी कॉलोनियल सॉलिडारिटी दिखा रही थी। लेकिन ये फ्रेंडशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चली। बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्विकली सामने आ गए। 1962 में फुल स्केल इंडिया चाइना वॉर हुआ। इंडिया को उस वॉर में हैवी सेटबैक झेलना पड़ा। उस वॉर ने दोनों कंट्रीज के बीच डीप मिसट्रस्ट क्रिएट कर दिया। 1970s और 80s में रिलेशंस धीरे धीरे नॉर्मलाइज हुए। 1976 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से रिस्टोर हुए। 1993 और 1996 में बॉर्डर पीस एग्रीमेंट्स साइन हुए। इसके बाद ट्रेड ग्रेजुअली ओपन हुआ। 2000 ऑनवर्ड्स इंडिया चाइना ट्रेड एकदम तेजी से बढ़ा। 2005 में ट्रेड सिर्फ $25 बिलियन था और 2022 तक ये $115 बिलियन क्रॉस कर गया। लेकिन इम्बैलेंस बहुत बड़ा है। इंडिया चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स इंपोर्ट करता है, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ रॉ मटेरियल्स और लिमिटेड फार्मा प्रोडक्ट्स तक रिस्ट्रिक्टेड है। बॉर्डर टेंशन अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में और गलवान क्लैश 2020 में फिर से दिखा कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गहरा है। 3 रशिया चाइना, फ्रॉम राइवल्स टू पार्टनर्स। कोल्ड वॉर के टाइम रशिया, सोवियत यूनियन और चाइना इनिशियली एलाइज थे, लेकिन 1960s में दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल स्प्लिट आया। 1969 में तो बॉर्डर क्लैशेस भी हुए, स्पेशली उसूरी रिवर पर। उस टाइम चाइना ने यूएसएसआर को एनिमी नंबर 1 तक कह दिया था। लेकिन यूएसएसआर कोलैप्स के बाद इक्वेशंस बदली। 1990s में दोनों कंट्रीज ने धीरे धीरे रिलेशंस नॉर्मलाइज करना शुरू किया। 2001 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन साइन किया। एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हुआ। रशिया ने चाइना को सुखोई फाइटर जेट्स और S-300 मिसाइल सिस्टम्स बेचे। 2014 में क्राइमिया क्राइसिस और वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने चाइना की तरफ फुल पाइवोट किया। उसके बाद से दोनों कंट्रीज का बायलेटरल ट्रेड कंटिन्यूअसली बढ़कर $200 बिलियन तक पहुंच गया। आज रशिया चाइना पार्टनरशिप एक एंटियस एक्सिस की तरह माना जाता है। पास्ट का राइवलरी अब अलायंस में कन्वर्ट हो चुका है। 4 ट्रायंगुलर डायनामिक्स, इंडिया चाइना रशिया टुगेदर। पास्ट में तीनों कंट्रीज को जोड़कर देखें तो इंटरेस्टिंग ट्रायंगल दिखता है। कोल्ड वॉर में इंडिया यूएसएसआर दोस्त थे, चाइना यूएसएसआर एनिमीज थे। बाद में यूएसएसआर कोलैप्स के बाद रशिया चाइना करीब आए। इंडिया रशिया दोस्त बने रहे, लेकिन इंडिया चाइना के बीच मिसट्रस्ट चलता रहा। 1996 में रशिया, इंडिया और चाइना ने पहली बार ट्राइलेटरल डायलॉग स्टार्ट किया। 2001 में इसे फॉर्मलाइज किया गया। लेटर यही ग्रुपिंग ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तक एक्सपैंड हुई। लेकिन ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप कभी भी लिनियर नहीं रहा। कभी एक पैर स्ट्रांग होता है, कभी दूसरा। पास्ट का यही पैटर्न फ्यूचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को डिफाइन करता है।
आज अगर हम इंडिया, चाइना और रशिया की प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स देखें तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो पूरे ग्लोबल बैलेंस को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले बात करें इंडिया और रशिया की, तो आज उनका रिलेशनशिप मेनली एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन पर खड़ा है। यूक्रेन वॉर के बाद जब रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे तो रशिया को नए बायर्स की जरूरत थी और इंडिया ने इस मौके का फायदा उठाया। 2022 के बाद से इंडिया रशिया का टॉप 3 ऑयल बायर बन चुका है और सिर्फ एक साल में इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को करीब 5 गुना बढ़ा दिया। ये ऑयल इंडिया को हेविली डिस्काउंटेड रेट पर मिला, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत हुई। डिफेंस सेक्टर में भी रशिया अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है, चाहे वो S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी हो या फिर सबमरीन्स और फाइटर जेट्स की डील्स। लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से वेपन सप्लाई चेन में डिलेस आए हैं और इसी कारण इंडिया धीरे धीरे फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे कंट्रीज से भी डिफेंस डील्स डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब आते हैं इंडिया और चाइना की तरफ। ये रिलेशन बहुत पैराडॉक्सिकल है। एक तरफ ट्रेड रिकॉर्ड हाई है, 2022 में बायलेटरल ट्रेड $115 बिलियन क्रॉस कर गया, जिसमें इंडिया का इंपोर्ट मासिवली ज्यादा है और एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली कम। चाइना से इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और मशीनरी इंपोर्ट करता है, मतलब डिपेंडेंसी हाई है। लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर हालात टेंस है। 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद से दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गहरा हो चुका है। आज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हजारों सोल्जर्स तैनात हैं। डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए, डिसएंगेजमेंट भी हुआ, लेकिन पूरी तरह से स्टेटस क्वो रिस्टोर नहीं हुआ। इसके साथ ही इंडिया ओपनली क्वाड का हिस्सा है, जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इस क्वाड को इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जाता है, जिसका मेन उद्देश्य चाइना को काउंटर करना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स में भी इक्वली एक्टिव है, जहां रशिया और चाइना उसके पार्टनर्स हैं। मतलब इंडिया एक तरह का डुअल बैलेंसिंग कर रहा है, वेस्ट के साथ भी और यूरेशिया ब्लॉक के साथ भी। दूसरी तरफ देखे रशिया और चाइना को, तो उनकी पार्टनरशिप आज शायद अपने पीक पर है। यूक्रेन वॉर ने रशिया को ऑलमोस्ट पूरी तरह चाइना डिपेंडेंट बना दिया। रशिया चाइना ट्रेड $200 बिलियन से ऊपर चला गया है और चाइना रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी बायर बन गया है। रशिया चाइना को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हेवी डिस्काउंट्स पर दे रहा है और दोनों कंट्रीज नए प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर रही है, जैसे पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन। इसके अलावा मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। रशिया और चाइना जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, टेक शेयरिंग बढ़ा है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, खासकर वेस्टर्न रेजोल्यूशंस के खिलाफ। तो अगर तीनों रिलेशंस को एक साथ देखें तो ट्रायंगल की हर साइड की नेचर अलग है। इंडिया, रशिया अभी भी पार्टनर्स हैं, खासकर डिफेंस और एनर्जी में। रशिया, चाइना एक तरह का स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बना चुके हैं जो ओपनली वेस्ट को चैलेंज कर रहा है। वही इंडिया चाइना का रिलेशन साइमल्टेनियसली पार्टनरशिप और राइवलरी दोनों है। ट्रेड में पार्टनर्स लेकिन बॉर्डर पर राइवल्स, और यही कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे जियोपॉलिटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। अमेरिका और वेस्ट इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को अपने कैंप में ज्यादा पुल करें ताकि रशिया चाइना ब्लॉक का बैलेंस किया जा सके। इसीलिए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड समिट्स और G7 आउटरीच सब में इंडिया को सेंटर में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ रशिया चाहता है कि इंडिया उसके साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनर बना रहे ताकि वो पूरी तरह चाइना डिपेंडेंट ना हो। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये डायनामिक्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। अमेरिका ओपनली चाइना को अपना मेन राइवल मानता है और रशिया को सेकेंडरी थ्रेट। यूरोप रशिया और चाइना दोनों को खतरे की तरह देखता है, लेकिन इंडिया को एक न्यूट्रल पार्टनर मानता है जिससे बिजनेस भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडिया के साथ क्वाड में है और चाइना को काउंटर करने के लिए मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एनर्जी इक्वेशन चल रही है, जहां इंडिया गल्फ ऑयल पर डिपेंड करता है, लेकिन रशिया और चाइना वहां भी इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे हैं।
अगर नंबर्स पर फिर से नजर डालें तो इंडिया चाइना ट्रेड $115 बिलियन, इंडिया रशिया ट्रेड $35 बिलियन के आसपास, और रशिया चाइना ट्रेड ऑलरेडी $200 बिलियन से ऊपर है। जीडीपी के टर्म्स में चाइना $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इंडिया अराउंड 3.7 ट्रिलियन और रशिया 1.9 ट्रिलियन, मतलब कंबाइंड साइज करीब $23 ट्रिलियन, जो ग्लोबल जीडीपी का करीब 20% है। डिफेंस स्पेंडिंग में भी ये तीनों मिलकर $370 बिलियन से ऊपर खर्च करते हैं, जो नाटो के बाद सबसे बड़ा क्लस्टर है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व्ड है, रशिया का वेस्ट से आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है, इंडिया साइमल्टेनियसली यूएस और रशिया दोनों के साथ बैलेंस कर रहा है, जो आसान नहीं है, और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। तो आज की सिचुएशन एक तरह का मिक्स्ड पिक्चर है। ट्रेड और एनर्जी कोऑपरेशन स्ट्रांग है, लेकिन पॉलिटिकल ट्रस्ट अनइवन है, बॉर्डर इश्यूज अनरिजॉल्व है और अलायंसेस शिफ्टिंग है। ये प्रेजेंट डायनामिक्स आने वाले फ्यूचर को शेप करने वाले हैं, और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी है। आने वाले 5 से 10 साल में इंडिया चाइना रशिया ट्रायंगल ग्लोबल ऑर्डर को जितना रीशेप करेगा, उतना शायद कोई और क्लस्टर नहीं करेगा। अगर प्योर इकोनॉमिक्स से शुरू करें तो पिक्चर साफ दिखता है। चाइना की इकोनॉमी करीब $18 ट्रिलियन के आसपास, इंडिया लगभग 3.7 ट्रिलियन और रशिया करीब 1.9 ट्रिलियन, रफली मिलाकर अराउंड $23 ट्रिलियन का इकोनॉमिक हेफ्ट, यानी ग्लोबल जीडीपी का लगभग 5 में से 1 हिस्सा। अगर ये तीनों कंट्रीज सिलेक्टिव कोऑर्डिनेशन भी कर ले, फुल अलायंस की बात छोड़ दें, तब भी ट्रेड फ्लोज, एनर्जी राउट्स और टेक स्टैंडर्ड्स पर उनका असर मैसिव होगा। ऑलरेडी रशिया चाइना ट्रेड $200 बिलियन से ऊपर जा चुका है, इंडिया चाइना ट्रेड $115 बिलियन से ज्यादा है, और इंडिया रशिया ट्रेड ऑयल डिस्काउंट्स की वजह से $30+ बिलियन रेंज में उठ चुका है। फ्यूचर में बेसलाइन मानिए कि ये तीनों कॉरिडोर स्टेडी अपवर्ड बायस रखेंगे, लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट्स भी साथ चलेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा एनर्जी। रशिया के पास हाइड्रोकार्बन्स और आर्कटिक एसेट्स है, चाइना वर्ल्ड का फैक्ट्री फ्लोर है और एनर्जी इंटेंसिव ग्रोथ मॉडल चलाता है, इंडिया फास्ट ग्रोइंग डिमांड सेंटर है। सिनारियो 1 में रशिया धीरे धीरे चाइना को पाइपलाइन गैस और क्रूड की सप्लाई बढ़ाता रहेगा, पावर ऑफ साइबेरिया जैसे प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड होंगे, और एलएनजी शिपमेंट्स आर्कटिक राउट से समर मंथ्स में तेजी से जाएंगे। सिनारियो 2 में इंडिया डिस्काउंटेड रशियन बैरल्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा एब्जॉर्ब करता रहेगा, साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और इंश्योरेंस शिपिंग इकोसिस्टम्स को इंडिया फ्रेंडली रिवायर करने की कोशिश करेगा। यहाँ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार कनेक्टिविटी और व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरिटाइम राउट जैसे आइडियाज फिर से ट्रैक्शन पा सकते हैं। अगर ये तीनों राउट्स इवन पार्शियल कैपेसिटी तक ऑपरेशनल हो गए तो फ्रेट कॉस्ट्स और ट्रांजिट टाइम्स में बताए तो काफी घटने की डायरेक्शन में जाएंगे, जिससे इंडिया और रशिया बायलेटरल ट्रेड को $50 to $60 बिलियन बैन तक पुश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पेमेंट्स और सैंक्शंस फ्रिक्शन मैनेजेबल रहे। अब आती है डिडॉलराइजेशन की बात, जो हेडलाइंस में रहती है पर ग्राउंड पर कॉम्प्लेक्स है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डॉलर को रिप्लेस करना रियलिस्टिक नहीं है, पर ट्रांजैक्शन लेवल डाइवर्सिफिकेशन वेरी लाइकली है। रुपी, रूबल, युएन, रूबल और रुपी युएन स्वैप लाइंस, साथ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज पायलट्स, ब्रिक्स पेमेंट्स प्लेटफॉर्म जैसा कोई सेमी इंटरऑपरेबल लेयर अगर स्टेबलाइज्ड हो जाता है तो ऑयल कार्गोज, कोल शिपमेंट्स और फर्टिलाइजर्स जैसे कमोडिटीज में नॉन डॉलर सेटलमेंट ग्रेजुअली बढ़ेगा। यहाँ रिस्क ये है कि कंप्लायंस, एफएक्स कन्वर्टेबिलिटी और सेकेंडरी सैंक्शंस का डर बैंक्स को कॉशियस रखेगा, इसलिए अडोप्शन स्टेप वाइज होगा, पहले स्मॉल टिकट, बाद में बिग टिकट। टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स फ्यूचर का दूसरा निर्णायक फ्रंट है। सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ईवी बैटरीज, टेलीकॉम गियर, एआई कंप्यूट, इन 5 डोमेन्स में स्टैंडर्ड्स और एक्सेस तय करेंगे कि कौन किस कैंप के करीब रहता है। चाइना एडवांस्ड फैब्स और मटेरियल्स में लीड पुश करेगा,
रशिया डिजाइन और डिफेंस एडजेसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में नीश रोल्स ढूंढेगा और इंडिया असेंबली टू फैब लैडर चढ़ने की कोशिश करेगा, साथ में ट्रस्टेड सप्लायर इकोसिस्टम बिल्ड करके। प्रैक्टिकल आउटकम ये हो सकता है कि इंडिया साइमल्टेनियसली वेस्ट अलाइंड टेक स्टैक जैसे लीडिंग एज लिथोग्राफी, ट्रस्टेड 5G/6G वेंडर्स, क्लाउड कंप्लायंस अडॉप्ट करे और नॉन वेस्टर्न स्टैक के साथ सिलेक्टिव इंटरऑपरेबिलिटी मेंटेन रखे ताकि कॉस्ट एडवांटेज और मार्केट एक्सेस दोनों बैलेंस रहें। अगर इंडिया कंपोनेंट इकोसिस्टम और स्पेशलिटी केमिकल्स में डबल डिजिट ग्रोथ सस्टेन करता है तो 5 ईयर हराइजन में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स हाई सिंगल डिजिट बिलियंस से मिड-टीन्स बिलियंस डॉलर वर्ड्स में बूस्ट ले सकते हैं, बशर्ते पॉलिसी कंसिस्टेंसी और पावर लॉजिस्टिक्स इंफ्रा मजबूत रहे। डिफेंस और सिक्योरिटी एंगल में चाइना का एनुअल डिफेंस स्पेंड $220 बिलियन से ऊपर, इंडिया करीब 70 बिलियन, रशिया ऑफिशियली अराउंड 80 बिलियन, कंबाइंड 370 बिलियन प्लस का स्पेंड फ्यूचर पोस्चर डिफाइन करता है। रशिया चाइना जॉइंट ड्रिल्स और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बढ़ेंगे। रशिया इंडिया को लेगेसी प्लेटफॉर्म्स सस्टेन करने में सपोर्ट देगा और इंडिया पैरेलल में फ्रांस, यूएस, इजराइल के साथ को डेवलपमेंट तेज करेगा। रियलिस्टिक फोरकास्ट यह है कि इंडिया रशियन ओरिजिन इन्वेंट्री का शेयर धीरे धीरे 60% से नीचे लाएगा, लेकिन मिसाइल सिस्टम्स, स्पेयर्स, इंजन्स और सबमरीन्स जैसे डोमेन्स में रशियन लिंक बना रहेगा। बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया चाइना इक्वेशन का वाइल्ड कार्ड है। अगर लैग पर डिसएंगेजमेंट राउंड्स सब्सटैंटिव प्रोग्रेस दिखाते हैं तो ट्रेड फ्रिक्शन सॉफ्ट हो सकता है। अगर नया फ्लेयर अप होता है तो डिकपलिंग पुश तेज होगा। टेलीकॉम, एप्स, सर्वेलेंस गियर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स में चाइना रिस्क प्रीमियम परमानेंट हो सकती है। जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर में ब्रिक्स प्लस और एससीओ का महत्व बढ़ेगा। ब्रिक्स फाइनेंसिंग आर्म्स अगर एनर्जी ट्रांजिशन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में कंसेशनल लाइंस बढ़ाते हैं तो यूरेशियन इंटीग्रेशन को मोमेंटम मिलेगा। वही क्वाड और आइफ जैसे इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क्स इंडिया को मैरिटाइम सिक्योरिटी, रेसिलिएंट सप्लाई चेन्स और स्टैंडर्ड सेटिंग का वेस्टर्न पाथवे देते हैं। फ्यूचर रियलिस्टिकली मल्टी अलाइनमेंट का रहेगा। इंडिया दोनों टेबल्स पर बैठेगा, इंटरेस्ट वाइज पिक एंड चूज करेगा। मैरिटाइम और हाईटेक में वेस्ट, एनर्जी और कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी में रशिया और ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग स्केल में चाइना एक्सपोजर विद कॉशन। यही स्मार्ट हेजिंग इंडिया की सिग्नेचर स्ट्रैटेजी बनी रहेगी। यूरेशिया की पॉलिटिक्स में सेंट्रल एशिया एक स्विंग स्पेस की तरह है। रूस का हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, चाइना का BRI फुटप्रिंट और इंडिया की कनेक्टिविटी एम्बिशन तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। अगर अफगानिस्तान कॉरिडोर स्टेबलाइज नहीं होता तो सी बेस्ड राउट्स ही प्राइमरी रहेंगे। अगर रीजनल सिक्योरिटी इंप्रूव करती है तो ओवरलैंड फ्रेट इंडिया के लिए नया कॉस्ट कर्व अनलॉक कर सकता है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में इंडिया की डीप एनर्जी टाइज और लॉजिस्टिक स्टेक्स, पोर्ट्स, जोन्स रशिया चाइना इक्वेशंस के साथ ओवरलैप करते रहेंगे। यहाँ UAE सऊदी मीडिएशन रोल्स और मल्टी करेंसी सेटलमेंट्स फ्यूचर में और कॉमन हो सकते हैं। रिस्क मैट्रिक्स साफ है। पहला, सैंक्शंस रिस्क। रशिया लिंक डील्स में कंप्लायंस कॉस्ट हाई रहेगी। इंश्योरेंस, शिपिंग, री एक्सपोर्ट्स पर स्क्रूटनी बढ़ती ही जाएगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी बिफिकेशन। एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, AI चिप्स और लिथोग्राफी पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स अगर टाइट होते गए तो रशिया और चाइना पैरेलल इकोसिस्टम्स बनाते रहेंगे और इंडिया को इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तीसरा, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी। लैग पर कोई भी टैक्टिकल इंसिडेंट इमीडिएट पॉलिसी स्विंग्स ला सकता है, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट प्रभावित होगा। चौथा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इलेक्शन साइकिल्स, ग्रोथ प्रायोरिटीज और जॉब क्रिएशन प्रेशर्स तीनों कंट्रीज की एक्सटर्नल चॉइसेस को शेप करेंगे। पांचवा, क्लाइमेट और एनर्जी ट्रांजिशन। अगर ऑयल डिमांड प्लेटो अर्लियर होता है तो रशिया को मार्केट्स डाइवर्सिफाई करने की अर्जेंसी बढ़ेगी। इंडिया को चीप बैरल्स की कुशन कम मिल सकती है। चाइना बैटरी मटेरियल्स और रिन्यूएबल्स में और एग्रेसिव हो सकता है। अपॉर्चुनिटी सेट इक्वली कंपेलिंग है। इंडिया के लिए डिस्काउंटेड एनर्जी ने इन्फ्लेशन कुशन दिया। अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड हुए तो मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस इंप्रूव होगी। चाइना के लिए रशिया रॉ मटेरियल्स
और सिक्योर ओवरलैंड राउट्स प्रोवाइड करता है, जिससे मैरिटाइम चोक पॉइंट रिस्क पार्शली हेज हो जाता है। रशिया के लिए इंडिया और चाइना दोनों डिमांड एंकर्स हैं, जिनसे बजट रेवेन्यूज और इंडस्ट्रियल बेस सस्टेन होता है। ट्रायंगुलर प्रोजेक्ट्स जैसे जॉइंट रिफाइनिंग, पेट्रोकेम हब्स, फर्टिलाइजर्स और कोल टू केमिकल्स अगले 5 साल में मल्टी बिलियन डॉलर स्केल पर आ सकते हैं, बशर्ते गवर्नेंस और फाइनेंसिंग क्लैरिटी बने। डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक रेल्स और CBDC पायलट्स क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। अगर ब्रिक्स रेल्स पर स्टेबल मैसेजिंग और कंप्लायंस लेयर्स बन गई तो स्मॉल वैल्यू नॉन डॉलर ट्रेड तेजी से बढ़ेगा। नैरेटिव पॉलिटिक्स भी फ्यूचर में क्रिटिकल होगी। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर इंट्रूजन्स और AI जनरेटेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस पॉलिसी चॉइसेस पर प्रेशर डालेंगे। इंडिया को ओपन इंटरनेट वैल्यूज और नेशनल सिक्योरिटी फिल्टर्स के बीच फाइन बैलेंस रखना होगा। रशिया और चाइना सॉवरेन इंटरनेट फ्रेमवर्क्स पुश करेंगे। वेस्ट स्टैंडर्ड्स बेस्ड ओपननेस इंसिस्ट करेगा। आउटकम लाइकली यही है कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल अपनाए, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वेटिंग, बाकी में इनोवेशन फ्रेंडली ओपननेस, ताकि इन्वेस्टमेंट और टैलेंट इनफ्लोज मजबूत रहें। लॉन्ग गेम में रियल डिफरेंशिएटर ग्रोथ मैथ है। अगर इंडिया हाई सिंगल डिजिट रियल ग्रोथ सस्टेन कर लेता है तो डेकेड एंड तक इकोनॉमी साइज 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर बैंड की ओर बढ़ सकती है, जिससे बार्गेनिंग पावर ड्रामेटिकली बढ़ेगी। चाइना स्लोअर बट लार्ज बेस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर रहेगा। रशिया सैंक्शन एनवायरनमेंट में री इंडस्ट्रियलाइजेशन और एशिया पाइवोट से स्टेबलाइजेशन ढूंढेगा। इस बैकड्रॉप में इंडिया चाइना रशिया ट्रायंगल का शेप इशू वाइज बदलता रहेगा। एनर्जी और कमोडिटीज में कॉम्प्लीमेंट्री, हाईटेक और सिक्योरिटी में कम्पिटिटिव और फाइनेंस पेमेंट्स में एक्सपेरिमेंटल कोऑपरेशन, यही मल्टी स्पीड जियोमेट्री फ्यूचर रियलिटी है। सबसे प्रैक्टिकल फोरकास्ट यही है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मैनेज्ड कंपटीशन विद कंपार्टमेंटलाइज्ड कोऑपरेशन चलेगा। इंडिया वेस्ट के साथ टेक डिफेंस पार्टनरशिप्स डिपेंड करेगा, रशिया से एनर्जी डिफेंस लाइफलाइन बनाए रखेगा और चाइना के साथ ट्रेड एक्सपोजर प्रैग्मेटिक तरीके से ट्रिम एंड ट्यून करेगा। क्रिटिकल सेक्टर्स में रिस्क कंट्रोल और नॉन क्रिटिकल में मार्केट एक्सेस। अगर बॉर्डर शांति बनी रही तो इंडिया चाइना इकोनॉमिक एंगेजमेंट का फ्लोर हाई रहेगा। अगर फ्लेयर अप हुआ तो सिलेक्टिव डिकपलिंग एक्सेलरेट होगा। रशिया चाइना एक्सेस स्ट्रैटेजिक रहेगा, पर रशिया इंडिया चैनल ओपन रखेगा ताकि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बची रहे। डिडॉलराइजेशन स्लोगन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन लेवल प्लम्बिंग है, वही इंक्रीमेंटल चेंज होगा। और यूरेशिया में कनेक्टिविटी चेसबोर्ड, चाहे सी राउट्स हो या रेल कॉरिडोर्स, धीरे धीरे रिवायर होता रहेगा। बॉटम लाइन सिंपल है, फ्यूचर बाइनरी नहीं है, लेयर्ड है। इंडिया, चाइना, रशिया तीनों अपने अपने कोर इंटरेस्ट्स के साथ खेलेंगे और वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर पैचवर्क की तरह दिखेगा। कुछ पैचेस वेस्ट लेड, कुछ यूरेशिया लेड और बीच में इंडिया का बैलेंसिंग फैब्रिक, जो आने वाले दशक की सबसे डिसाइसिव जियोपॉलिटिकल क्राफ्ट बन सकता है। अगर पूरे पिक्चर को जूम आउट करके देखें तो इंडिया, चाइना, रशिया का ट्रायंगल सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर डिफाइन करता है। पास्ट में कॉलोनियल लेगेसी और कोल्ड वॉर अलाइनमेंट ने इंडिया को यूएसएसआर की ओर खींचा था। प्रेजेंट में इकोनॉमिक कंपल्शंस ने चाइना को अनअवॉइडेबल ट्रेडिंग पार्टनर बनाया है और फ्यूचर में मल्टीपोलर ऑर्डर इन्हीं तीनों की म्यूचुअल इक्वेशंस पर डिपेंड करेगा। ट्रेड फिगर्स में देखें तो आज ये 3 इकोनॉमीज मिलकर 23 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंचती हैं, यानी ग्लोबल जीडीपी का 5th पार्ट। एनर्जी फ्लोज, मैन्युफैक्चरिंग स्केल और टेक एस्पिरेशंस इन तीनों को एक साथ बाइंड भी करते हैं और कॉम्पीट भी कराते हैं। रशिया के पास ऑयल, गैस और मिनरल्स है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल पुश करता है और इंडिया डिमांड प्लस ग्रोथ स्टोरी लेकर आता है। यही तीनों फैक्टर्स मिलकर यूरेशिया और इंडो पैसिफिक का नया स्ट्रैटेजिक मैप ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कॉन्ट्रडिक्शंस भी उतने ही शार्प है। बॉर्डर टेंशंस इंडिया चाइना रिलेशनशिप को कांस्टेंट फ्रिक्शन पर रखते हैं। सैंक्शंस और वॉर रशिया की ग्लोबल आउटरीच को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और वेस्ट वर्सेस ईस्ट का डिवाइड इन तीनों को अलग अलग कैंप्स में पुल करता है। फिर भी प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि कोई भी नेशन दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकता।
चाइना को रशिया की एनर्जी और सिक्योरिटी डेप्थ चाहिए, रशिया को इंडिया की मार्केट और डिप्लोमेटिक कवर चाहिए, और इंडिया को दोनों से स्ट्रैटेजिक बार्गेन्स निकालने हैं। यही बैलेंसिंग एक्ट फ्यूचर की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी है। वेस्ट इस ट्रायंगल को वीकन करने की कोशिश करेगा। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क्स, क्वाड, ऑकूज, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और फाइनेंशियल सैंक्शंस इसी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन यूरेशिया सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रिक्स प्लस, SCO, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और आर्कटिक शिपिंग राउट्स ऑल्टरनेट पाथवेज बनाते रहेंगे। इंडिया दोनों साइड्स पर साइमल्टेनियस प्ले करता रहेगा। हाईटेक और डिफेंस वेस्ट के साथ, एनर्जी और कॉन्टिनेंटल ट्रेड रशिया के साथ, और कंज्यूमर गुड्स प्लस सप्लाई चेन्स चाइना के साथ, एल्बीट कॉशियस। यही मल्टी अलाइनमेंट इंडिया की सर्वाइवल और राइज का फॉर्म्यूला है। फ्यूचर बाइनरी नहीं है, यानी न तो फुल अलायंस होगा, नहीं फुल कॉन्फ्रंटेशन। एक्चुअल सिनारियो होगा मैनेज्ड कॉम्पिटिशन विद सिलेक्टिव कोऑपरेशन। कभी ऑल डील साइन होगी तो कभी बॉर्डर फ्लेयर अप न्यूज बनेगा, कभी सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन की बात होगी तो कभी ऐप बैन्स और टेलीकॉम स्क्रूटनी हेडलाइंस में आएंगी। यही मिक्स्ड ट्रेंड आने वाले डेकेड का नया नॉर्मल होगा। इंडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे वो अपने ग्रोथ को सिक्योर करे और साइमल्टेनियसली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखे। अगर इंडिया 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक डेकेड में पहुंच जाता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी, चाहे वेस्ट के साथ हो या यूरेशिया के साथ। तभी इंडिया अपने हित में रूल्स शेप कर पाएगा और सिर्फ फॉलो नहीं रहेगा। सो बॉटम लाइन ये है, इंडिया, चाइना, रशिया का ट्रायंगल ग्लोबल चेसबोर्ड की सबसे अनप्रेडिक्टेबल लेकिन डिसाइसिव एक्सेस है। इसमें राइवलरी भी है, डिपेंडेंसी भी और अपॉर्चुनिटी भी। जो देश इस बैलेंसिंग गेम को स्मार्टास तरीके से खेलेगा वही 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स का असली विनर बनेगा। और इंडिया के पास आज सबसे ज्यादा स्कोप है इस विनर बनने का, बशर्ते वो क्लैरिटी, प्रैग्मेटिज्म और टाइमिंग तीनों को साथ लेकर चले।